तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो। मैं हूं सौरभ सर और आज हम करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन, जो कि फिजिक्स में ऑब्वियसली लेंस जो है वो फिजिक्स में आता है 12th क्लास में, इवन 10th क्लास में। तो 10th और 12th क्लास के बच्चे ये डेरिवेशन ध्यान से समझें, जो कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाता है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पर हमने आज डिराइव किया है क्या, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, ये पूरा देखो, काफी ज्यादा आपको हैवी लग रहा होगा, दिख रहा होगा, काफी सारी चीजें हमने की हैं, पर इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट तक आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। व्हाट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहां सबसे नीचे देखो, ये एक बॉक्स में ये देखो, ये लिखा है 1/f इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो है ना, यही कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पर इतनी सी चीज को लाने के लिए हमको ये पूरा इस प्रकार से करना पड़ता है। हेडिंग भी आपके सामने है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन है, और ये पूरा अपन ने किया हुआ है। अब यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो आज के बाद आपको किसी और जगह से लेंस मेकर फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को छोड़ देते हैं, उनको टफ लगने लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों, वीडियो पर बने रहना, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर ये देखो, ये क्या है, क्या लिखा है, ये रिफ्रैक्शन बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। देख रहे हो, ये लिखा है रिफ्रैक्शन बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस कैसी होती है, ये इस प्रकार से देखिए, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स मतलब उभरी हुई सरफेस होती है जो बल्ज आउटवर्ड होती है। अब ये क्या है, ये ग्लास है, ये पूरा एक ग्लास का सेक्शन हम लेते हैं और यहां पर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ये देखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक रे चलती है, यहां पर आपको दिख रहा है, ये जो रे जा रही है, ये देखिए, ये जो है आपके पास ऑब्जेक्ट है और इससे ये रे यहां पर जा रही है इस पॉइंट एन तक। ये एक सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है कॉन्वेक्स, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस में कर्व्ड सरफेस का एक सेंटर मिलता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ऑब्वियसली एयर इज अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंस मीडियम। अभी लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। दैट मीन्स लाइट जो जा रही है बच्चों, वो जा रही है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में। तो ये जो नॉर्मल खींचा है ना अपन ने, जो सेंटर से जा रहा है, इसकी तरफ ये इंसिडेंट रे, ये देखिए क्या लिखा है, इंसिडेंट रे, ये गिर जाएगी। इसकी तरफ क्या होगी, सीधे जाना चाहिए था, तो ये सीधे, ये देखो देखो बच्चों, ऐसे 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 जाना था, इसको ऐसे जाना था, ये देखो सीधे एयर से ग्लास में, तो इस सीधे ने जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। वेयर इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। व्हाई इट इज अ नॉर्मल, बिकॉज इट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर। तो आपको पता है कि ये जो एंगल बनेगा, ये कहलाएगा इंसिडेंट एंगल, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है। और ये जो एंगल बनेगा, देखिए यहां छोटा सा एंगल बन रहा है, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस आर, ये देखो यहां बता रहे हैं, आर जो है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये नॉर्मल के साथ बनता है, ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बनता है, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल नॉर्मल के साथ जो बनता है, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज अ केस ऑफ रेयर टू डेंस ट्रांजिशन ऑफ लाइट। इट इज अ केस ऑफ रेयर टू डेंस ट्रांजिशन ऑफ लाइट। दैट मीन्स लाइट ऐसी आई, यहां पे झुक गई नॉर्मल की तरफ। दैट मीन्स एंगल आई ज्यादा बड़ा होगा और एंगल आर छोटा होगा। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हमने क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक जगह पर जहां ऑब्जेक्ट रखा था, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे का एंगल अल्फा उठाना है। देखो अल्फा क्या लिखा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह आप देखो यहां पर गामा लिखा है, एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड नॉर्मल। लेट अस सी कहां पर है, ये गामा है बच्चों, एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड नॉर्मल, ये गामा है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, बीटा, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। वेयर इज बीटा, लेट अस सी, ये देखो ये बीटा है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रे थी ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे देखो लिखा भी है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये एंगल है बीटा। तो एंगल आई है, एंगल आर है, एंगल अल्फा है, एंगल गामा है, एंगल बीटा है। आई क्या है,
इंसिडेंट एंगल किसके बीच बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के। आर क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। अल्फा ये देखिए यहां लिखा हुआ है, बीटा और गामा ये भी कुछ कुछ एंगल है जो कि इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच अल्फा बन रहा है। इसके बाद देखिए बीटा कहां बन रहा है, रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच बीटा बन रहा है। गामा कहां बन रहा है, इट इज अ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। यदि मैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो इंटरनल एंगल का समेशन होता है। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। देखिए कहां पर है आई, ये आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ट्राइंगल में ले रहा हूं NOC, NOC तो आई इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। इसी तरह यदि मैं गामा निकालूं, गामा चेक करिए, देखिए यहां पर है गामा एक एक्सटीरियर एंगल है आर और बीटा के लिए। ट्राइंगल में ले रहा हूं NCI, ये आई क्या है, इमेज। मैंने बताया था रे अंदर आ रही है, बेंड हो रही है और यहां प्रिंसिपल एक्सिस से मिल रही है तो यहां इमेज बन रही है। ये N, ये C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्व का सेंटर। NCI में यू विल फाइंड दिस गामा इज एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। चेक करिए, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यदि मैं यहां से आर निकालना चाहूं तो बेटा हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अभी एक चीज आपको यहां ध्यान रखना है कि एन से जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था इससे परपेंडिकुलर गिराना है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये डॉटेड लाइन ये एम पर गिरेगी और ये माना जाता है कि ये पी और एम तकरीबन बहुत पास पास होंगे। यदि P M पर है और M P पर है तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी, तो जहां जहां P आएगा वहां वहां हम क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए जरा यहां से तो R मिल गया भाई, गामा माइनस बीटा, और लिखा है कि P and M लाइज ऑन अप्रॉक्स एट सेम पॉइंट। ये जो P और M है ये एक ही पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी कर्व में इस प्रकार से नीचे परपेंडिकुलर गिराते हो ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। μ1 इंटू बाजू वाला एंगल बराबर μ2 इंटू उसके बाजू वाला एंगल। दैट मीन्स μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। इसका एक डेरिवेशन है, देखिए μ1 sin i इंटू दिस μ2 और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है यही तो स्नेल्स लॉ है। यदि पैरेक्सियल कंडीशन होगी तो साइन i बराबर आई होगा और साइन r बराबर r होगा। यदि एंगल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे एंगल हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेने का जरूरत नहीं है। आप साइन i इज इक्वल टू आई बोल सकते हैं, साइन r इज इक्वल टू r बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहां से। नाउ व्हाट इज अल्फा। यदि मैं एक ट्राइंगल लूं NMO, वेयर इज NMO, चेक करिए, NMO तो इस तरफ है, ये O, NMO इज अ राइट एंगल और इसमें tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, NM, व्हाट इज बेस, OM, और M की जगह मैं P लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पे tan अल्फा इज इक्वल टू ट्राइंगल NMO में NM बाय OM, NM बाय OM, और M की जगह मैं P लिख सकता हूं तो NM अपॉन OP हो जाएगा। सिमिलरली अपन tan बीटा भी निकाल लेंगे और tan गामा भी निकाल लेंगे। ट्राइंगल ये लिखे हैं बच्चों NMI NMC। NMI में देखिए NMI परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, बेस की डिस्टेंस है V बिकॉज इट इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, तो NM अपॉन MI हो जाएगा और M की जगह मैं P लूंगा तो यहां पर क्या होगा, NM अपॉन MI और NM अपॉन PI इक्वल टू M की जगह P लेना है। इसी तरह आप गामा निकालिए, tan गामा इज इक्वल टू ट्राइंगल NMC की बात करेंगे। देखिए यहां पे NM, दिस इज C, NM अपॉन MC, M की जगह मैं P लिख सकता हूं क्योंकि मैंने बता दिया है कि ये बहुत क्लोज रहते हैं। तो tan गामा आपके पास हो जाएगा ट्राइंगल NMC इज इक्वल टू NM अपॉन MC, NM अपॉन M की जगह P लिखेंगे तो PC हो जाएगा।
चलिए बच्चों, अब इतना हो गया तो तुमको पता है आपको यहां पर कि μ1i इज इक्वल टू μ2r है। तो अपन इस i की जगह ये रख देंगे अल्फा प्लस गामा यहां से, और इस r की जगह अपन रख देंगे r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये किसमें? इस वाली इक्वेशन में i और r रिप्लेस कर देंगे। इस इक्वेशन में i और r एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपन यहां पर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनको यहां पर दे देंगे यहां से उठा के। तो आप देखिए ये बन जाएगा। अब इसमें μ1 अल्फा प्लस μ1 r μ2 गामा माइनस μ2 बीटा, μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा ये यहां ले आएंगे, ये यहां ले जाएंगे। μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा गामा कॉमन ले लेंगे, μ2 माइनस μ1 बचेगा। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है, अल्फा बीटा और गामा। ये है बेटा अल्फा बीटा गामा। आप बोलोगे नहीं सर ये तो 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा थे। जब पैरेक्सियल कंडीशन होती है तो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जगह सिर्फ एंगल ही उसका आंसर हो जाता है, तो एंगल से रिप्लेस कर दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री होल फंक्शन को। तो 10 अल्फा की जगह तुम अल्फा लिख सकते हो, 10 बीटा की जगह बीटा लिख सकते हो, 10 गामा की जगह गामा लिख सकते हो। अभी अल्फा बीटा और गामा का अपन ये नोमेनक्लेचर पुट करेंगे तो कितना था, μ1 अल्फा μ1 nm अपॉन ओपी, वाई यू कैन सी अल्फा क्या था nm अपॉन ओपी। μ2 के साथ तुम्हें क्या दिया था, देखो यहां पे इक्वेशन 2 में बीटा क्या था nm अपॉन पी आई, ये रख दिया, ये प्लस लगाया, हाँ हो सकता है इस चमक के कारण दिख ना रहो आपको, इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में और क्या था, गामा μ2 माइनस μ1। सेकेंड इक्वेशन गामा बेटा क्या था, गामा इज इक्वल टू ये था nm अपॉन पीसी, nm अपॉन पीसी μ2 माइनस μ1। सेकेंड इक्वेशन से गामा की जगह रख दिया nm अपॉन पीसी। nm कैंसिल होगा, देखो यहां पे ध्यान से कैंसिल हो रहा है। अब तुम्हारे पास क्या बचा, μ1 अपॉन ओपी, μ2 अपॉन पी आई, μ2 माइनस μ1 अपॉन पीसी। व्हाट इज ओपी माइनस यू, व्हाट इज पी आई प्लस वी, व्हाट इज पीसी प्लस आर। बोलोगे ये कहां से आया, वापस आते हैं डायग्राम में। O से लेकर P होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, चूंकि यहां से लेफ्ट हैंड साइड पर है माइनस में आएगी तो OP इज इक्वल टू माइनस वी हो जाएगा। यहां से लेके I की डिस्टेंस है V, इमेज की डिस्टेंस, राइट हैंड साइड पे प्लस वी होगी, दैट मीन्स P से लेकर I प्लस वी होगा, P से लेकर C, ऑल्दो ये सब M के साथ था पर M P के क्लोज था इसलिए अपन P से लेके C ले रहे हैं ना कि M से लेके C ले रहे हैं। तो PC बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में है क्योंकि इसके राइट में, इसलिए यहां पर आप देखिए OP बराबर माइनस यू रखा है, PI बराबर प्लस वी रखा है, PC बराबर प्लस आर रखा है। अभी यहां रख दीजिए इन तीनों की जगह, तो μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन प्लस वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन प्लस आर, पीसी की जगह। इसको पीछे लिख लो, इसको आगे लिख लो, तो हो जाएगा μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये 1 क्यों लिखा था यहां पर, वो जब अपन लेंस मेकर फॉर्मूले तक पहुंच रहे थे इसके थ्रू तब अपन को करना पड़ता है, तो अभी तो पहले इतना बता दे रहा हूं आपको। अच्छा, ये वो कंडीशन है जब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, है ना। अच्छा, अब मान लो यही कंडीशन अपन लगाएं जबकि कॉन्वेक्स सरफेस के थ्रू ही लाइट डेंस से रेयर में जा रही हो, मतलब ग्लास से कहां जा रही हो, एयर में जा रही हो, ग्लास से कहां जाए, एयर में जाए। उस केस में सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाते हुए अपन ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। यही फॉर्मेट में ये बनता है जबकि लाइट कहां से कहां जाती है, डेंस टू रेयर थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। बस आपको μ2 की जगह μ1 करना है, μ1 की जगह μ2 करना है और यहां पे भी सेम ऑर्डर में माइनस कर देना है, μ2 माइनस μ1 की जगह μ1 माइनस μ2 कर देना है। तो सेकेंड वाला जो ये हिस्सा है
ये है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। यदि यहां पर ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/r का फॉर्मेट चल रहा है, जो कि कौन सा फॉर्मूला होता है, थिन लेंस फॉर्मूला होता है। r की जगह आप 2f भी लिख सकते हो, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है, फोकस का डबल। तो ये फॉर्मेट जो चल रहा है, ये फॉर्मेट आपका थिन लेंस फॉर्मूला का चल रहा है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लाइट कहां को जा रही है। जहां लाइट जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v के साथ होगा, मतलब ऊपर होगा पहले में, जहां से लाइट आएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में होगा, और दोनों का ही माइनस यहां आ जाएगा। जब लाइट आप उल्टा चलाते हो डेंस टू रेयर में, उस केस में भी यही फॉर्मेट चलेगा। बस अब लाइट चूंकि μ1 में जा रही है तो ये पहले आएगा, μ2 से चल रही है तो ये बाद में आएगा, और μ1 माइनस μ2 ऐसा आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका किसका, रिफ्रैक्शन बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है, यदि इसकी जगह कॉनकेव होता ना बेटा, तो कॉनकेव में भी पहला केस में यही बनता, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंस थ्रू कॉनकेव सरफेस, और दूसरे केस में भी यही बनता, μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंस टू रेयर। ये सेम रहेगा, बस यहां क्या आ जाएगा, कॉनकेव। आगे देखते हैं अपन अपना मेन टॉपिक विच इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये सब बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहां तक पहुंचे बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए अब इसके आगे क्या होता है। जब आप एक बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हो, बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है आपको पता है ना, इस प्रकार से क्या होता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इस प्रकार से बाय कॉनकेव लेंस होता है ये। तो ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉनकेव लेंस है। यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें दो सरफेस हैं, दो सर्कल ऐसे जा रहे हैं, ये दोनों सर्कल मिलके यहां पर एक लेंस बना रहे हैं। समझो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से। यदि आप देखो, एक सर्कल आपने ऐसा मिलाया और एक सर्कल ऐसा मिलाया, तो ये जो हिस्सा बना ये देखो कॉन्वेक्स है, मतलब यहां दो रेडियस चल रही है सर्कल की, एक R1 और R2। लेट अस से ये R2 है और ये R1 है, क्योंकि ये सरफेस पहली वाली बन रही है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये थोड़े से चेंज होते हैं, पर फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं, इनमें चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि यदि मैं पहली सरफेस की बात करूं यहां से, ये वाली, जैसे इसको देखो यहां से मैं बता रहा आपको, यदि मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसके लिए R1 हो जाता है सेंटर तक की डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले में ये वाले, जबकि लाइट रेयर टू कहां जा रही है, डेंस, इसमें यहां पर हो जाता है R1 और V की जगह हो जाता है V1, क्योंकि इमेज बन जाती है। अब V1 क्यों दिया, क्योंकि आगे भी कुछ इमेज बनेगी, इसलिए अपन ने इसको पहले V1 देना पड़ा। दूसरी सरफेस के लिए जो U होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो पहली वाली सरफेस के कारण बनी हुई इमेज की डिस्टेंस है सरफेस से। तो फर्स्ट वाली सरफेस ने जो इमेज बनाई थी उसकी डिस्टेंस V1 ली थी, ये देखिए यहां पे। तो इस फॉर्मूले में μ2/v1 माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r आया था पहले केस में। जब आपने दूसरी सरफेस भी ऐड कर दी तो इसके कारण लाइट जो जा रही है वो सेकेंड केस को फॉलो कर लेती है, विच इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम। क्योंकि लाइट बेटा यहां से निकलेगी और एयर में आ जाएगी। जब यहां की बात कर रहे थे तो एयर से ग्लास में जा रही थी, अब ग्लास से निकल के एयर में आएगी, तो ये सेकेंड सरफेस किसको फॉलो कर लेती है, द ट्रांजिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वेयर टू वेयर, डेंस टू रेयर। इस केस में जो V था वो फाइनली बनता है, क्योंकि इस V के बाद कुछ नहीं बनता, तो V2 देने की जरूरत नहीं है। और ये जो U था ये पहली वाली सरफेस का इमेज हो जाता है। तो हमें इसको यहां पर हटा के क्या लिखना पड़ता है, अपन को लिखना पड़ता है V1, जो इसकी इमेज थी, पहले वाले केस की इमेज दूसरे केस में वो ऑब्जेक्ट U की जगह लिखी जाती है। तो और यहां पर लिख देना पड़ता है R2, क्योंकि दूसरी सरफेस की बात है। कॉन्वेक्स के ही दो केस बन रहे थे, जब लाइट रेयर टू डेंस जा रही थी और जब लाइट डेंस टू रेयर जा रही थी। दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, एक लेंस बनाया। फिर इनमें ये नॉमेनक्लेचर जरा सा चेंज होता है, ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है।
यहाँ v की जगह v1 होता है क्योंकि फर्स्ट इमेज बनती है, u ऐसे ही रहता है, r की जगह r1 हो जाता है। दूसरे के लिए बात की जाए, इस समय लेंस में से लाइट निकलती है और रेयर में जाती है, डेंस टू रेयर। उस केस में यहां पर जो v था वो फाइनली एक v बनता है, v1 मत करना आप उसको या v2, ये फाइनल इमेज बनती है क्योंकि उसके बाद तो और कोई इमेज बनेगी नहीं, दोनों सरफेस से जब लाइट निकल जाएगी। बस तुम्हें याद रखना है कि जो u होता था ना यहाँ, इसका u इसके v की तरह काम करता है, मतलब इसकी जो इमेज है वो इसके u की तरह, मतलब यहाँ की जो इमेज है ये इस केस में u की जगह लिखी जाती है। इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल या फिर फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर वो इसमें u की जगह लिखी जाती है और r की जगह r2 लिखा जाएगा। अब जब आप इन दोनों केस को ऐड कर दोगे, लेट अस से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो देखिए ऐसा लिखा जाएगा, ये वाले का ये पूरा प्लस ये पूरा, इस वाले का ये वाला हिस्सा पूरा प्लस ये वाला हिस्सा कंप्लीट। कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इससे क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। ये पहले लिख लिया है अपन ने और ये बाद में लिख लिया है, और दोनों में से μ1 क्या आ जाएगा, कॉमन, तो बचेगा 1/v माइनस 1/u। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई ये आपने लिखा था, फिर ये वाली चीज आपने यहां लिखी थी, पर इसमें μ2 माइनस μ1 था, इसमें μ1 माइनस μ2 है। यहां से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, μ2 माइनस μ1, और वो इसके साथ मिलके बाहर आ जाएगा कॉमन लेकर, तो अंदर क्या बचेगा 1/r1, और यहां से माइनस कॉमन लिया था वो बनाएगा -1/r2। अब बेटा ध्यान से देखो, ये μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2, और ये है μ1 जो यहां से कॉमन आया 1/v माइनस 1/u। अब आगे यहां चलते हैं। मैंने क्या किया, ये वाले μ1 को इस तरफ यहां नीचे ट्रांसफर कर दिया, इस μ1 को, तो क्या बनेगा μ2 माइनस μ1 अपॉन μ 1/r1 माइनस 1/r2 पहले से था, इस तरफ बचेगा 1/v माइनस 1/u। ये देखो 1/v माइनस 1/u, ये μ1 को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया और ये 1/r1 माइनस 1/r2 बचा। अब देखो 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f, थिन लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट, इज इक्वल टू μ2, इस एलसीएम को मैंने इसके साथ ब्रेक किया, इसके साथ ब्रेक किया, तो μ2 अपॉन μ1 और μ1 अपॉन μ1 कैंसिल होगा तो बचेगा 1, तो 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, ब्रैकेट में बचा 1/r1 माइनस 1/r2। लास्ट में पहुंच रहे हैं बिल्कुल ना, एक स्टेप और बाकी है। ये μ2 अपॉन μ1 क्या होता है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाता है जिसको अपन 1μ2 बोलते हैं। ये μ2 अपॉन μ1 क्या होता है, ये 1μ2 कहलाता है, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट, दिस μ2 अपॉन μ1 कैन बी कॉल्ड 1μ2, लाइट जहां से चल रही है और जहां जा रही है। अभी -1, ये वाला -1 फिर से लिख लिया और ब्रैकेट में बचा 1/r1 माइनस 1/r2। आप यदि इस पूरे सिनारियो को ध्यान से देखो तो अपन यहां से चले थे, सॉल्व करते 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 अपन कहां पहुंच गए, यहां पर। तो ये जो बना 1/f इज इक्वल टू 1μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये जो ये रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड, ये देखो ये लिखा हुआ है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये है वो फॉर्मूला जिसके लिए हमने इतनी जद्दोजहद की, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया, और आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो आप वीडियो फिर से देख लीजिए। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये चीज समझ में आ पाए, जिसमें हमने क्या सीखा है, लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करना थ्रू द केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। When first case when light is traveling from rare to dense, and second case when the light is emerging from dense to rare। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और डेरिवेशन आपके लिए लेकर आऊं जो बच्चों को टफ लगते हैं। बाय बाय।